सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। बात करेंगे हम पाकिस्तान और भारत के हवाले से और हफ्ते में एक दिन आप ये प्रोग्राम देखते हैं इसमें भारत के हवाले से बात करते हैं। बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि भारत को हम आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो गलत नहीं होगा और मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझती हूँ और भारत को आईना दिखाने को मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत बड़ी नेकी भी समझती हूँ कि हमें हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और मुसलमानों पे जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, जबर हो रहा है, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब देख लें आपके भारत में इस टाइम पे क्या हो रहा है जी। भारत में अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है, अक़लियतें, माइनॉरिटी, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूँगी, मुसलमान या इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब और मुसलमान ऐसे लोग हैं कि हम बाकियों के लिए भी बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपने देखा कि माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ का कितना ख्याल रखा जाता है। अगर माइनॉरिटीज़ का किसी का कुछ बुरा होता है तो तमाम मुसलमान भाई ही खड़े हो जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जो गलत है हम उसको गलत कहते हैं, जो सही है हम उसको सही कहते हैं, जो गलत है उसको सही कहने के लिए आवाज़ उठाते हैं, हक सच का साथ देने की कोशिश करते हैं, आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि तमाम अक़लियतें ही गैर महफूज हैं। लिहाजा मैं बतौर मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं करूँगी, मैं वहाँ पर जो सिख पिस रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी बात करूँगी। वहाँ पर आप देखिए क्रिश्चियंस वो भी सफ़र कर रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान, सिख या क्रिश्चियन बल्कि उनके यहाँ जो ज़ात पात का, जिसको क्या कहते हैं जात पात का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो उनके मुताबिक छोटी जात वाले हिंदू हैं वो भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किलात से दो चार हैं, उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और साथ ही सबसे अजीबोगरीब सी सिचुएशन ये है कि जी मुआशरी इस्तेहकाम खो दिया उन्होंने, मुआशरे में तवाज़ुन खो दिया, बर्दाश्त का कल्चर खो दिया, मजहबी रवादारी को खो दिया। वहाँ पे क्या हो रहा है, खुद को वो सेकुलर कहने पे बाज़िद है, अभी वो कहते हैं कि सेकुलर इंडिया है, हालांकि प्रैक्टिकली जो वो साबित कर रहे हैं वो सेकुलर इंडिया तो है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ हिंदू है, वो भी ऊंची जात वाला हिंदू, हिंदुत्व है वहाँ पे, जो कल्चर अभी आम है और कुछ भी नहीं है। इसके साथ मोदी कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग है, मतलब वहाँ पे जो आग लगी हुई है, जो इंतशार फैला हुआ है, पता नहीं वो आग में से उसको शाइन आती दिखाई दे रही है। कैसे ये शाइनिंग इंडिया हो सकता है? और इस नरेंद्र मोदी के साथ, आरएसएस की सोच के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ आगे इंडिया अपने लिए क्या बुरा करने जा रहा है? ये तमाम जो सवालात हैं इनका बॉल मैं फेंकूंगी कोर्ट में मौजूद मेहमानों के। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब वार्म वेलकम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आजकल मैं ज़रा कराची हूँ तो ब्रिगेडियर साहब आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मिलके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपसे शुरू करूँगी, कैसे लगता है आपको कि शाइनिंग इंडिया, ये शाइनिंग इंडिया जो जल रहा है, जो आग है, मतलब आग की शाइन में और दूसरे वाली शाइन में नरेंद्र मोदी को फ़र्क ही नज़र नहीं आता? देखें ये शाइनिंग इंडिया नहीं, आग की शाइन है, ये डिक्लाइनिंग इंडिया है। और जिस तरीके से ये इंडिया का काला और मकरू चेहरा इस नरेंद्र मोदी ने किया है, मेरे ख्याल में ये पूरी हिंदू कौम के लिए कलंक का टिका है, आई वुड से लाइक दिस। और जिस तरीके से ये जुल्म बर्बरियत कर रहा है ये मुसलमानों के ऊपर, दिल्ली में जैसे की है 1984 में, अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट यही इसने सिखों के खिलाफ किया था और उनको इसी तरह मारा था, इसी तरह पुलिस साथ थी और आर से गुंडे साथ थे और वही कुछ किया गया था जो अब रिपीट किया जा रहा है। इसलिए मुझे तो अब पूरा यकीन है कि ये कुछ पाकिस्तान को करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिया को खुद ब खुद हिस्से बिखरे करने में लगा हुआ है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी मिलिट्री माइट के साथ भी 15 अगस्त में तस्लीम हो सकता है, तो इंडिया की फ़ौज जो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, कमांडेड बाय अनप्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ, ये नहदे कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों को ही शहीद कर सकते हैं, औरतें ही कुछ कर नहीं सकती हैं। फिर उनको अपने कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अभी अगर सिख खड़े हो गए और उनके अपने जो सेना है उनको कितने गिले हैं अपने, वो नाराज, वो पीटते हैं कि जी हमें न खाने को देते हैं, दाल रोटी नहीं है, एब्सोल्यूट उनको कुछ खाने के लिए देते हैं। तो जो अनट्रेंड फौज होती है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी नहीं होती है, उनको अपने कमांडर पर ट्रस्ट नहीं होता, वो फौज कभी डिलीवर नहीं करती है। इसीलिए पाकिस्तान मिलिट्री ने इतने प्रोफेशनल तरीके से कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ साथ जो पूरी हमने मुल्क की दहशतगर्दी ख़त्म कर ली, 1 नॉट पॉकेट्स रह गए हैं और वर्सेस जहाँ 51 कंट्री थी कोलेशन फोर्सेस की अफगानिस्तान में, वो कुछ भी नहीं कर सके। अल्टीमेटली दे आर विथड्रॉइंग इट। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं इंडिया को सबक सीखना चाहिए कि आप कोई मिस एडवेंचर की कोशिश ना करें, ठीक है जी, आप अपने हालात ठीक करें,
और जो आप एक अपने आप को एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बना रहे हैं, ये ना करे अखंड भारत आप नहीं चला सकते। अच्छा जी, भट्टी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि अभी ब्रिगेडियर हारिस ने बड़ी अच्छी बात की कि जो उनकी सेना है, उनकी फौज है, वो तो एतमाद ही नहीं करती अपने बड़ों पर। मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर ये जो तड़ियाँ लगाते हैं आए दिन, नरेंद्र मोदी जो आए दिन तड़ियाँ लगाता दिखाई देता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जो योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी, इनका जो टोला है, ये किस बिहाफ पे इतनी तड़ियाँ लगाता है पाकिस्तान को? हमारी फौज का मुकाबला तो ये कर ही नहीं सकते। हमने तो तब इनको नाको चने चबवाए थे जब पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे आए हुए चंद साल हुए थे। 1965 की जंग याद होगी। ये जिम खाना में नाश्ता खाने का प्लान बना रहे थे कि नाश्ता करेंगे, फिर कर लिया इन्होंने नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा, एक तो मोदी एक दहशतगर्द जुनूनी आदमी है। ना भारत कभी पाकिस्तान को पहले शिकस्त देने की पोजीशन में था, ना अल्लाह के करम से आगे दे पाएगा। देखिए, इस दफ़ा मोदी पाकिस्तान के लिए तो जो करना चाहता है करना है, वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने पे तुला हुआ है। भारत में ना सिर्फ मुसलमान औरतों बच्चों के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है, बल्कि कोई भी अकलियत बची नहीं है, क्रिश्चियन वहाँ महफूज नहीं है। जी। पाकिस्तान की तरफ वो बढ़ के तो बड़ी बड़ी लगाते हैं, लेकिन औकात उनकी ये है कि पूरी हिकमत अमली बना के साथ इसराइल को मिला के पाकिस्तान में आए और 2 दरख्त गिराए और बाद में अपने 2 जहाज और एक अभिनंदन देंगे और मिन्नतें करके लेके गए। बिल्कुल। देखिए, प्रोपेगेंडा में और अमली प्रैक्टिकल में पाक फौज एक प्रोफेशनल फौज है और उसकी जिंदगी का मकसद शहादत है। मुसलमान को अगर शहादत मिल जाए तो इससे बड़ा दर्जा ही कोई नहीं है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ना भारत हमारे साथ कल लड़ सकता था ना लड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ मोदी का मकबूजा कश्मीर के सिलसिले में पाक फौज को, हुकूमत को इससे बढ़ के करना होगा जो वो कर रहे हैं, वरना मोदी पूरे भारत को आग लगवा देगा। वो हमारे लिए नहीं, दुनिया के अमन के लिए खतरा है। तीसरी जंग की तरफ दुनिया को ले जाएगा वो। ठीक। अच्छा, हम भी तीसरे मेहमान की तरफ जाते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपको शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। इससे बढ़कर भट्टी साहब कहते हैं करना होगा, क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सकता है? और साथ ही मैं कहूँगी कि जुमला फिर वही फिट बैठता है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मोदी सिर्फ गरजता है, बरसने की औकात नहीं है मोदी की। फिजा, एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया इकोनॉमी से चलती है, मुल्क इकोनॉमी से चलते हैं। जो पॉलिटिकल क्राइसिस, गवर्नेंस के क्राइसिस, दहशतगर्दी की लहर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म, अक़लियत के ऊपर जुल्म, कश्मीर का 200 दिनों का लॉकडाउन, वो एक ऐसी हकीकतें हैं जो अब दुनिया जिनको बाय कर रही है, दुनिया जिनके ऊपर कमेंट कर रही है। और दुनिया ही कमेंट नहीं करनी। अभी आपने रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरर हैं प्रिया गोपाल, उनका लेक्चर आपने सुना होगा जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया। और उन्होंने कैटेगोरिकली, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त जो है वो एक फैशिज्म जेनोसाइड से गुजर रहा है। यानी दुनिया के 2 चीज़ें जो डिक्शनरी डिस्क्राइब करती हैं, फैशिस्ट एटीट्यूड्स के बारे में और जेनोसाइड, जिसके बारे में आप जब जाते हैं तो आप नाजीज़म और पुराने इज़म्स की तरफ जाते हैं, जो मास किलिंग, और उस किलिंग के अंदर ना एज का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ना स्टैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ना इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ना आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो फैशिस्ट जेनोसाइड जो है उसमें तो इंडिया ऑलरेडी दाखिल हो चुका है। लेकिन उसके दाखिले के बावजूद आप देखते हैं, मैं अभी उनके एक इकोनॉमिस्ट हैं अरविंदन सुब्रमण्यम, उनका कैनेडी स्कूल में एक लेक्चर था जिसको मैं पढ़ रहा था, तो वो लेक्चर उन्होंने दिया और इट इज़ इन कॉम्बिनेशन विद द चीफ इकोनॉमिस्ट फाइनेंशियल टाइम में उसके अभी भी वो कहता है कि जी इंडिया की इकोनॉमी में स्लम्प है, इंडिया की इकोनॉमी में नीचे जा रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी अभी भी क्राइसिस की कंडीशन में नहीं है। और क्राइसिस की कंडीशन में जब तक नहीं आएगी उस वक्त जो उनके मेजर अदारे हैं, और उन अदारों के अंदर सिर्फ उनकी गवर्नमेंट नहीं बल्कि उनका कॉरपोरेट सेक्टर भी आएगा, उनकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उनकी कंज्यूमर प्रोडक्शन भी आएगी, कंज्यूमर बैंकिंग भी आएगी। जिस वक्त तक वो चीज़ें इंडिया के ऊपर इकनॉमिकली असर नहीं करेंगी, उस वक्त तक आप ये जहन में रखिएगा कि जो टोला है ना कमीने जलील और कुत्ते किस्म के दहशत गर्दों का, जिसका नाम हिटलर, मूजी और अमित मसोलिनी है, उस वक्त तक वो इंडिया को रगेदते रहेंगे आगे। और उस रगेद में आपने देखा
कि अभी इंडिया ने $5 बिलियन की एक डील साइन किया अमेरिकन के साथ। उन्होंने रशियंस के साथ S-400 की डील साइन की थी। वो डील जो है वो अभी 2020 में जो उसकी डिलीवरी होनी थी वो इसलिए आगे चली गई है कि इंडिया ने जो उसके लिए पेमेंट करनी थी, जो पैसे पे करने थे, वो पैसे पे उसकी एक ट्रांची जो है वो पे नहीं हुई है। लेकिन तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त ये नहीं कि हम इस कॉन्सेप्ट में बैठ जाएं कि ये जो कुछ जा रहा है इंडिया के अंदर, जो दहशतगर्दी, उसके अंदर इंडिया के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल कोई टूट फूट का एहसास हो जाएगा, या उसके अंदर वो ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें बहुत सूबे बन जाएंगे, डिवीजन बन जाएगी। वो उस वक्त बनेगी जिस वक्त ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, और उसको कंटिन्यू करने के लिए पाकिस्तान को इन चीज़ों की प्रोजेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें आपकी डिप्लोमेसी भी आती है, आपका प्रिंट मीडिया भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, तो उसको इस चीज़ को लेके आगे चलना। और ज़्यादा जो हमारा एम्फेसिस होना चाहिए वो कश्मीर के, देखिए आप एक चीज़ से सबक सीखें। आज अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अब्दुल्ला की भी वोट टेकिंग करा दी है, और उन्होंने अशरफ गनी की भी वोट टेकिंग करा दी है। पोम्पियो जो है वो अशरफ गनी की वोट टेकिंग में मौजूद था, अब्दुल्ला की वोट टेकिंग में नहीं था। अब्दुल्ला की वोट टेकिंग में ज़्यादा लोग थे, पोम्पियो अपना अशरफ गनी की वोट टेकिंग में कम। तो अमेरिकन तो वो हैं जो दुनिया में दहशतगर्दी के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को भी, वो कहते हैं अमेरिकन कैन सेल हिज मदर, वो पाकिस्तान के बारे में कहते थे, आज तो वो उनके लिए साबित हो रहा है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट पे दे कैन सेल एवरीथिंग। तो इंडिया इज देयर नेशनल इंटरेस्ट, इसीलिए वो जब $5 बिलियन की डील से साइन करके निकले हैं, तो हमें इन चीज़ों को जो इस खित्ते में हो रही हैं और जो इंडिया की चीज़ें अंदर हो रही हैं, उनको हमें अपने डिप्लोमेटिक और फॉरेन एक्सटिव लेवल पे लेके आगे चलना होगा। चले हम भी आगे चलते हैं आपकी इजाजत से। ठीक है जी, इंडिया के अंदर मैं कहूँगा जब अगर आप उनकी इकोनॉमिक ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया, अंदर ऑब्जॉर्प्शन है, तो उस ऑब्जॉर्प्शन को खत्म करना होगा ताकि ये क्राइसिस कंटिन्यू करे, तब आपको प्रोडक्टिविटी। चलिए हम भी कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को, आगे चलते हैं। ब्रिगेडियर हारिस आपकी तरफ आऊंगी। ब्रिगेडियर साहब अच्छा कैसे देखते हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा, दोनों ब्रिगेडियर्स हैं, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया, ब्रिगेडियर गजनफर ने। तो हारिस साहब आप कैसे देखते हैं, एक पॉइंट जो मैं भी डिस्कस करना चाहूंगी, बल्कि आपसे सवाल ही पूछ लेती हूँ कि इधर नरेंद्र मोदी है, उधर सुपर पावर का जो सदर है ट्रंप है, ट्रंप में मोदी में आपको क्या फर्क नजर आता है? बल्कि ट्रंप मोदी से भी ज्यादा पागल है इस चीज को लेकर। आप देखें कि किस तरह उसने इलेक्शन कैंपेन की, वो क्या करता है, वो भी तासुब ज़्यादा शख्स है, उसकी सोच भी तासुब से भरी हुई है, वो भी क्या सोच रखता है लोगों के लिए, मतलब वो भी मखसूस तबके को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे वहाँ पे हिंदुत्व है, वहाँ पे आप देख लें कि क्या क्या कुछ किया गया कैंपेन में। दूसरी बात है कि जब सुपर पावर यानी अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, और वो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुपर पावर है वो, अगर वही स्टैंड नहीं लेगा कि गलत क्या है सही क्या है, उल्टा थपकी देगा पीछे से अंदर खाते छुप छुपा के नरेंद्र मोदी को कि करो करो हम तुम्हारे साथ हैं, और यहाँ से एक और ब्लफ गेम करेगा जिसका कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है कि आके कहेगा कि जी मैं मीडिएटर का किरदार अदा करूं। क्या कर रहे हैं ये ट्रंप भी? देखें बात यह है डॉक्टर फिजा साहब, ये एक नेक्सस है, और नेक्सस है ट्रंप, नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू, ये तीनों का नेक्सस है। उधर वो बिल्कुल वही कर रहे हैं। देखें मिस्टर गुस्ता का अगर आप पीस प्लान देखें तो किस तरीके से पैलेस्टाइन को उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर पे करने की कोशिश की, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लाइकवाइज वो इधर जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की टेस्ट अप्रूवल के बगैर इंडिया नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो जिस तरह कश्मीर में किया और जो अभी नई दिल्ली में कर रहे हैं, और उनके होते हुए स्टार्ट हो गया था, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बात ये होती है कि हमें एज ए पाकिस्तानी और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, हमने अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे परसू करना है, वाइल रिमेनिंग एंड कीपिंग फ्रेंडशिप विद अमेरिकन के साथ। ये हमारा है। हमने इतना कुछ अफगानिस्तान में किया है, पीस प्रोसेस करवा दिया, उनको निगोशिएट करवा दिया, बिठा दिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया, बट वर्क वी आर गेटिंग इन रिटर्न। अगर ये आप कह देंगे मैं सालिस के लिए तैयार हूँ, वी डोंट एक्सेप्ट। हम चाहते हैं, हमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन चाहिए, हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, वी वांट एक्शन। और एक्शन के लिए जाहिर है कि अगर वो कश्मीर में कोई ऑपरेशन या नहीं रोकते, फिर उसके बाद जो इंटरफेथ प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है इंडिया के अंदर, वो उसमें कोई हेल्प नहीं करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन खामोश बैठी हुई है, आपके पास यूरोपियन यूनियन खामोश बैठे हुए हैं, लिप सर्विस से बात नहीं बनती। दिस इज तमाशी, ये है। कम अज़ कम इंसानियत को तो ख्याल रखें। अगर आप ह्यूमन राइट के चैम्पियन बनते हैं
तो आप इंसानियत के नाते चलें, आप ये करें कि उनको लॉकडाउन खत्म कराए, नहीं भाई यहाँ तो मुफाद चल रहा है, इंसानियत पीछे चली जाए। सो दीज आर द इशू। और फिर सेकंड बात है कि आपको ट्रंप वो थ्रेट करता है और हम भी कह रहे हैं कि वो फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इसके लिए इट्स नॉट, देखें जो इंडिया ने पाकिस्तान के मुतालिक अपनी एक सोच रखी हो कि पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, हमने उससे ज़्यादा नहीं किया। क्या हमने अमेरिका को फोर्स किया? क्या हमने कहा जी हम आपके नेगोशिएशन नहीं करवा सकते क्योंकि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बी एट योर ओन? हमने अपना डिफेंस एक ऑफेंसिव पोस्टर भी नहीं किया। क्या हमने इंडिया से तजारत बंद कर दी? क्या हमने उनकी कमर्शियल फ़्लाइट बंद कर दी? आप ये कहीं ना कहीं दुनिया को बताएं कि दो न्यूक्लियर पावर आर गोइंग टू आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल एंड दे समबडी कैन प्रेस अ ट्रिगर एंड दे द वॉर। और फिर वॉर के डायनामिक्स हमें नहीं पता होती है। ये चीज़ें हमें समझनी है कि हम अपना ऑफेंसिव पोस्टर करें, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें, ताकि हम जाके दुनिया को बताएं कि समथिंग गोइंग टू हैपन, देन द वर्ल्ड विल इंटरवीन। ठीक है भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। भट्टी साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुखालिफत कर रहे हैं दो कौमी नज़रिए की, अभी भी ऐसे लोग पाए जाते हैं और ना जाने मतलब कैसे मुखालिफत कर लेते हैं। अब जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जो मुसलमान हैं, उनके अबाउजदाद ने अगर दो कौमी नज़रिए को सपोर्ट किया होता, मुखालिफत ना की होती, एतबार किया होता दो कौमी नज़रिए पर कि वाकई नज़रिया है, तो आज क्या वो लोग इतनी तकलीफ से दो चार हो रहे होते? अब वो लोग कहाँ पर हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पे नहीं बना था? जो कहते हैं ना, उन्हें आज चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। आपको पता है कायदे आज़म का इतना बड़ा एहसान है, मैं और आप जो सांस ले उधर मुसलमान जितना मर्जी भी अमीर हो जाए 3 दर्जे का शहरी रहता है। बिल्कुल। अब आप 7 नस्लें 6 नस्लें गुजार कर वो आपसे नेशनलिटी मांगे, वो एक इंडिया का माइंडसेट है जो पाकिस्तान की कौम को पॉइजन करता है। उसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल है, कुछ NGO भी शामिल है, एक अदारा भी शामिल है। किस्मती है कि हम उन मुल्क दुश्मनों को ज्यादा जगह दे देते हैं। इससे किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरे लिए एक 2 फखर की बातें हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, दूसरा पाकिस्तान जर्नलिस्ट में बहुत बाद में हूँ। आप जो कर रहे थे वो सिविल सोसाइटी या सोशल सोसाइटी फ्रॉड, उन्हें उधर कश्मीर में 5 अगस्त से उन्होंने कर्फ्यू नाफज किया हुआ है। उन्हें मासूम औरतों की ये नहीं नजर आती, बच्चों की सीसीटियां नहीं नजर आती। उन्हें पता है कितने घरों में कब्रिस्तान बन चुके हैं, कितनी माँ उन्हें बेटों को पैदा करते ही खुद भी कब्र में चले गए। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ कि ये आज़ादी जैसी नेमत को फिर भी उनके लिए सुख का न रखते और ये कहते हैं कोई फर्क नहीं है, वो आलू खाते हैं हम भी आलू खाते हैं, वो गोश्त खाते हैं हम भी आलू खाते हैं। तो यार, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, अब वक्त है इस मुल्क के लिए करने का। दूसरा, मैं फिजा नहायत एहतराम से जो अमेरिका से मदद की तवक्को रखता है वो जहल मुतलक है। अमेरिका कल भी पाकिस्तान का दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, बिल्कुल, टोटली एग्रीड। और 5 अगस्त को उसने काम किया जब हमारे वजीर आज़म वहां से आए थे, उसने कहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत के, इमरान खान साहब वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जो 72 साल में काम नहीं कर सका इंडिया, वो कर दिया। और अमेरिका की और इसराइल की शीरबाजी की है कि हर मुल्क को अपना मफाद बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही हुआ। हरगिज़ नहीं कह रहा जंग, लेकिन इतनी भी कमजोरी, इतने भी डिफेंसिव ना रहो कि भारत हर तीसरे दिन हम पे अटैक करता रहे। उनकी कर देना ये रूट बंद, क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ तो स्टेप है। मकबूजा कश्मीर जब भी बच्चे उठते हैं, औरतें उठती हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो प्रैक्टिकली हमने उनकी मदद की क्या अब तक? ना उनका कर्फ्यू कम हो सका, ना उन्हें पानी दे सके, ना खाना सके, ना कब्र की जगह दे सके, ना लिबास दे सके। वो तो उसी आग में जल रहे हैं। उसके बाद ये वजह हुई कि उसने एक नया कानून साजी भारत में कर दी जहां मस्जिदें जला दी गई, औरतों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। हम कब तक सिर्फ ट्वीट पे और या हाली बयानी से टॉक शो पे मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ेंगे? हमें कुछ करना होगा। हाँ, ये पाकिस्तान हुकूमत और पाक फौज बेहतर जानती है इस तरह करना है, लेकिन हमें करना होगा। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको क्या लगता है कि जो हम कहते हैं हमें करना होगा, हम क्या कर सकते हैं? और मैं तो बड़ी हकीकत पसंद बातें करती हूँ कि हम क्या करने की पोजीशन में हैं।
हम कहते थे ना हम ये करेंगे, हमें अपनी पोजीशन देखने कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए वॉर के हक में हम नहीं हैं, कोई भी समझबूझ रखने वाला शख्स नहीं चाहेगा कि दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग हो। फिर जाहिर बात है मोदी की सोच आपको पता है, अगर हम भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मोदी में हम में क्या फ़र्क होगा। अब समझबूझ रखने वाला मुल्क, हम बड़े मेचोरिटी से मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब की बात भी सही कि हमें इससे बढ़ के कुछ करना होगा। अब बढ़ के मेचोरिटी के दायरे में रहते हुए, इंतशार से बचते हुए कि इंसानियत का खात्मा होगा ना, खुदा न खासा कुछ गलत होगा, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? हम क्या करेंगे? मोहसिन दावड़, अली वजीर और इस किस्म के जितने गमाश्ते हैं टीटीएम जो CIA, रॉ और NDS के पैसों पे पलते हैं, उनको अफगान आर्मी हेलीकॉप्टर भेजती है, हम उनको भेज देते हैं अशरफ गनी की और उसकी स्वेरिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए। हम क्या करेंगे? हमारी सिविल सोसाइटी क्या हमारे पीछे खड़ी है? यहाँ तो वो लोग हैं जो उस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें, इस्लाम को गाली दें। यहाँ पे ये जो सॉरी टू से तो खुद को लिबरल्स कहते हैं, चैंपियन थी औरत मार्च की, वो जो बाहर बैठी है अमेरिका, CIA के पैसों पे जो पलती है, जिस NGO को वो लीड करती है, उस NGO का क्या मोटो है? उसके 3 मोटो हैं कि जिस खाते अमल कराएं, एक वो फ्री अपना ताल्लुकात होने चाहिए औरत मर्द के, और तीसरी चीज ये इस किस्म की चीजों के ऊपर तो यहाँ पे नारे लग जाते हैं। साहब एक और चीज ऐड कर लें, मैंने खुलकर इस टॉपिक पे प्रोग्राम में आवाज उठाई है, इस एजेंडे में एक और चीज शामिल थी, वो कौमे लूत वाले कॉन्सेप्ट को भी पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं और लेस्बियंस को आम कर दिया जाए। सोचें भला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये भी करवाना चाह रहे हैं ये लोग। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना जी, तो ये मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट करने वाले वो मौत है जो उन औरतों के साथ खड़े होते हैं, वो सारे खुसरे हैं, वो वही नारा उनका इस्तेमाल करते हैं जिसका वो मर्जी मेरी मर्जी, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। इन जैसी मतलब है औरतों के मुंह पे शायद कोई थूकना पसंद ना करे कि हमारा थूक गंदा हो जाएगा। अब देखिए हर कुछ कहना चाह रहे हैं रहता है। जी भट्टी साहब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आरिफ हमीद भट्टी अर्ज कर रहा हूँ, अशरफ गनी क्या है, मोहसिन दावड़ क्या है, वजीर अली क्या है, हम सब जानते हैं। मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरी पाक फौज के खिलाफ जिस तरह जहर उगलता है, वो शायद भारत हराम ही वो काम करती है। आज आप प्राइम मिनिस्टर ने उनको जाने की इजाजत क्यों दी? उनका नाम ECL में था। क्या हमारे दुश्मन जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं, मैं भारत अरे भाई यही मेरा इतनी रहते क्यों? जी ब्रिगेडियर साहब। मारे भाई यही तो मेरा भी सवाल है ना, जब हम यही सवाल मैं भी रेज कर रहा हूँ। देखिए हर मुल्क किसी ना किसी सोसाइटियल या रिलीजियस वैल्यू पे चलता है। अभी आप प्यूटन का एक सेनेट में एक ये गे मैरिजेस के लिए एक बिल पेश हुआ था, आप उसकी स्टेटमेंट उठा के पढ़े। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैरिज जो है ये खुदा का कानून है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो सिविल सोसाइटी और जिन ये जो काले चेहरे वाले लोग जो खड़े होते हैं, जो इनके पीछे खड़े होते हैं, वो क्या कह रहे हैं? हम मोहसिन, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, हम उनको नहीं रोक सकते जो बगैरत गद्दार है। ये मोहसिन दावड़ जैसे लोग, कंडक्टर था ये शख्स, इसको आप आज बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसको इनको क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं या आपके अदारों में वो लोग हैं जो अपने जो इनके मसीहा हैं, उनके नाम आपको पता है, वो मसीहा हैं इन लोगों के। इनको निकालते हैं बाहर, इनको पैट करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ लोग। तो जब सोसाइटी के अंदर ये लोग मौजूद हैं तो आप कश्मीर का मुकदमा लड़ने कैसे जाएंगे? भाई मैं सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ, जी भट्टी साहब कहिएगा फिर मुझे ब्रेक पे चाहिए ना। ये तो क्वेश्चन है, यही तो सवाल है। ये सवाल सबसे है, ये हुकूमत से नहीं है, अदारों से भी सवाल है कि इनको जूते क्यों नहीं मारते हैं खड़ा करके। ये क्या करते हैं? आज नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या हो रहा है फिजा? नॉर्थ वजीरिस्तान में ये हो रहा है कि ये इस किस्म के लोग आते हैं, इनके गमाश्ते आते हैं, गाँव में जाते हैं, वहाँ पे 4 लड़कों को पकड़ते हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपया देते हैं, 4 IEDs देते हैं, एक को कहते हैं तुम दरख्त पे लगाओ, एक को कहते हैं तुम सड़क पे रखाओ। ठीक है जी, ठीक है करके जब अच्छा, वैसे आपने बड़ा गहरा एक टॉपिक छेड़ दिया है। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है ब्रिगेडियर साहब। मुझे याद आया अभी खलीलुर रहमान कमर की और मारवी सराई हुई थी,
और नेशन कौम में हमने परसेंटेज दिखाई, हमने बाकायदा पोलिंग दिखाई कि कौन लोग किसको सपोर्ट करें। मेजोरिटी सपोर्ट कर रही है, मेजोरिटी कितनी, ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा वो सपोर्ट करें खलीलुर्रहमान कमर को, और 5% से कम मारवी सरबत को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि गलती ठीक है दोनों की होगी, दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया, दोनों ने एथिक्स को दोनों भूल गए, लेकिन ज्यादा लोग उनके साथ क्यों थे? क्योंकि मुकाबिल में मारवी सरमत थी, और मारवी सरमत कौन थी आपने खुद तारुफ करवा दिया। तो अवाम यही चाहती है, कौम यही चाहती है जो आप बता रहे हैं कि मोहसिन दावड़ के साथ क्या किया जाए, अली वजीर के साथ क्या किया जाए, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए, और हुकूमती सतह पे क्या कुछ हो सकता है, कश्मीर के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ मिसिंग है, क्या फ्लॉज है, कहाँ से मार खा रहे हैं, और हमें कहाँ बेहतर करना है खुद को। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। आईना दिखा रहे हैं हम भारत को और सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि भारत में क्या चल रहा है और पाकिस्तान को भारत के साथ अब किस तरह डील करना होगा, खासतौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें। आरिफ अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद है, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का द्वारा बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी भट्टी साहब, अब हमारी जो खारिजा पॉलिसी, अगर हम खारिजा पॉलिसी की बात करें, उसमें क्या नक्स आपको दिखाई देते हैं, क्या फ्लॉज रह गए हैं, कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है, उसको बेहतरीन या आइडियल कैसे करना होगा? चले आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, 100 में से 100 कुछ भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि हमें तनकीद का मौका ही ना मिले। नहीं, देखिए हमारी खारजा पॉलिसी कंपैरेटिवली बेहतर हुई है। पहले तो मोदी को शादी पे बुलाया जाता था, जो हमारे मुल्क में बारूद फेंकता था हम उनको आम खाने के लिए भेज देते, साड़ियाँ देते। गुजारिश ये है खारजा पॉलिसी को मजीद बेहतर करना चाहिए। इंटरनेशनल दुनिया को सुपर पावर्स को बावर कराना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, दहशतगर्दी नहीं, असल दहशतगर्द मोदी है। इस दहशतगर्दी की कुर्बानियाँ देने के लिए 80,000 जाने खत्म कराई है। लेकिन मेरी एक फिजा आपसे सवाल है जी, चलो दुश्मन पाक के बंदे पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं, खुदा खासा बुरा सोचते हैं, वो कर नहीं सकते। इधर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ पकड़ा ना जाए, करार वाकई सजा दी जाए। भट्टी साहब, अगर मेरे मुल्क को गाली देने वाले, इधर रह के भारत की वकालत करने वाले को आजादी है, तो फिर मैं जानता हूं कि मुहिब्बे वतन होने वाला को जुर्म बना दे। इधर रह के ये जो मोहतरमा खातून का आपने नाम लिया है, मैं गलती से 1-2 टॉक शो में मैं साथ था, जो आजकल ये एक नया सा इशू बना हुआ है। जी। तो कोई बात होती है यहाँ इस्लाम को बुरा कहना शुरू होती है, खुदा ना खास्ता यहाँ फौज को, यार कोई पूछने वाले नहीं है, इनको अनबिलीवेबल है। चलें, वैसे एक बात है, कह रही थी कि कौम के जज्बात मजरूह होते हैं, किसी और ने पूछा ना पूछा, खलीलुर्रहमान कमर ने बड़ा पूछ लिया। जी भट्टी साहब, किसी ने खलीलुर्रहमान कमर अवाम में नहीं, हमने भी उन्हें पूछा कि इतनी जुर्रत क्या हो। मुझे पता है कौन सी गैर मुल्की एनजीओ से वो एड लेती हैं, सहमा को किसने पाला, अरबों रुपया कहां से आया। लेकिन हमें ये अपने हुक्मरानों से सवाल है कि हमें इंडिया का से कोई खौफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब चाहे आके पाक फौज को, इसका पाक फौज उसके एक दूसरे से आगे हो गए शहादत के लिए। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए जहाँ मुल्क की वकार हो का मसला हो, मुल्क की इज्जत का मसला हो, वहाँ किसी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और रह गई बात आलमी सफारती सतह, तो भारत को मुंह तोड़ जवाब, एक पत्थर मारे उसको 7 मारने चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ, मैं नहीं समझता कि एटम बम हमने मोदी के पोते की सालगिरह के लिए है। हम नहीं चाहते जाने, लेकिन बार बार वो हम पे हमला करे तो हमने ये नहीं बर्दाश्त करना। ठीक है जी, ब्रिगेडियर हारिस साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब ये जो वाकई जिस तरह मारवी सरमद, इस तरह के जितने भी लोग हैं, पीटीएम वालों की हम बात करें, मोहसिन दावड़ की बात करें, अली वजीर की बात करें, जितने भी हैं, और सॉरी टू से काफ़ी ज़्यादा है, अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, आगे से इनके बच्चे होंगे, उनकी नस्लें होंगी, बढ़ते चले जाएंगे। प्लीज़, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इनको कंट्रोल किया जाए, ये मेरा मुतालिब है, प्लीज़ इनको कंट्रोल किया जाए। ब्रिगेडियर हारिस, ये कैसी आज़ादी इज़हार राय है कि आप अपने मुल्क की फ़ौज को गंदा करें, आप अपनी मुल्क की फौज पर कीचड़ उछालें, आप अपनी मुल्क के जो फौजी जो शहीद होकर आते हैं, उनके वालिदैन जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान कर दिए,
उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस, बल्कि अवाम के इमोशंस अटैच हैं उनके साथ। मतलब आप फौज पर हमले करते हैं, तनकीद करते हैं और आप कहते हैं कि हम लिबरल हैं, हम मॉडर्न हैं, हम आज़ाद हैं, हम बोलने के लिए आज़ाद हैं, और अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हमारी आज़ादी इज़हार राय पर हमला हो गया। देखें डॉक्टर फिजा, बात यह है कि इंडिया में कोई वहाँ पर जर्नलिस्ट, कोई सिविल सोसाइटी से अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले या इंडिया के खिलाफ बोले तो आप देखें उनका क्या हाल होता है। कभी हालांकि वो बिपिन रावत, वो टाइटैनिक की हीरोइन का हैट पता नहीं कहां से किसी लुंडे बाजार से ले आया और लेके पहन के फिर रहा होता है। इंतहाई वो साइको और कार्टून कैरेक्टर लगता है, उसको भी वो बात नहीं करते। तो हमारे तो माशाल्लाह जनरल्स और हमारे जितने भी फौज के जितने भी लोग हैं कितने रिस्पेक्टेबल हैं, हुलिये से रिस्पेक्टेबल लगते हैं। बात करते हैं तो पता चलता है कि कितने रिस्पेक्टेबल है, कितने मैच्योर हैं। यहाँ पे बातें हो रही होती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मारवी सरमत जैसी खवातीन जो हैं, जो के सर पे माथे पे बिंदियाँ लगाती हैं, साड़ी पहनती हैं, जी वो पोर्ट्रे क्या करना चाहती हैं कि वो रॉ की एजेंट है। उनके वो हिंदू को वो प्रचार करती हैं, फंडिंग ये लेती हैं। जितनी सख्त फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करती हैं, जितनी ओपनली वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती हैं, जितना वो नैरेटिव लेके चलती हैं कि फ़ौज और अवाम को आपस में दूर करने के लिए, वाई शी इज़ नॉट सॉर्टेड आउट। ये इस तरह फिर इंकरेजमेंट होती है। ये मोहसिन दावड़ को देख लें, अली देख लें, ये जो PMT ग्रुप के लोग हैं, अगर आप इनको आज नहीं पकड़ेंगे, इनको सज़ा नहीं देंगे, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मेरे ख्याल में कभी भी आपको ये नहीं कहना चाहिए रिंग करके बोलिए इनको जाने दें। आई मीन आप फिर किसको इनकरेज कर रहे हैं? इसी से भी मल्टीप्लाई होंगे, जो हम बात कर रहे हैं कि लोग मल्टीप्लाई होते जाते हैं। सो वी हैव टू एंश्योर कि ऐसे लोगों को पकड़ें, कंट्रोल करना है, और साथ उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इन उनकी असेंबलीज की रुकनीत कैंसिल करें। अली वजीर को आप ये देखें, मोहसिन दावड़ को आपके झंडे जला रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि आगे पाकिस्तान में बॉम्बिंग करो। ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कहते हैं। इससे आप क्या कन्वे करना चाहते हैं? माजरत के साथ वो असेंबली का फ्लोर मिल चुका है उन्हें, वो उनको मिल चुका है। तो ये तो आप मतलब वहाँ वो खड़े होकर बैठ के जाके। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब मुझे वही समझ नहीं आती कि सब PTM की अगर हम बात करें, नकीबुल्लाह के लिए इंसाफ लेने के लिए PTM का वजूद अमल में आया था। सबको याद होगा, सिर्फ PTM भूल चुकी है। अब वो कौमी परचम की बेहुरमती कर रहे होते हैं खुलेआम, फ़ौज के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, फ़ौजी चौकी पे हमले तक कर रहे होते हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें, और असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा बेच रहे होते हैं। मुझे बता दें कि अब बिलावल से बड़ी मोहब्बत हो गई उनको। बिलावल से मोहब्बत जस्टिफाइड है? पीपल्स पार्टी से मोहब्बत जस्टिफाइड है? क्या जो नकीब के लिए इंसाफ लेने के लिए जब ये बने थे तो क्या नारे थे इनके? बताइएगा, किसके खिलाफ आए थे मैदान में? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। आरिफ भट्टी साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। टीम में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गजनफर साहब की आवाज जरा सही कीजिएगा। भट्टी साहब, यही सवाल आपसे, इतनी मोहब्बत है PTM की पीपल्स पार्टी से, बिलावल से, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या मैं गुजारिश करता हूँ, देखें आपको याद होगा सिखों की फहरिस्त किसी दौर में दी गई थी, हिस्ट्री पे जाए, इन्हें PTI ये मुझे बताए, बिलावल भुट्टो ये मुझे बताए उनकी माँ का कातल कौन था, उसका आप तो इक़्तिदार में रहा था। याद रख लें, मुझे बदकिस्मती है अभी जो आपने पिन पॉइंट किया, जो असम्बली अवाम की फलाह बहबूद के लिए आइन और कानून के मुताबिक उसने अवाम के लिए कानून की, वहां मेरे लोग को गालियां देने के लिए, मेरी फौज को गालियां देने के लिए आप मैंने भिजवाते हैं। तो कोई नहीं बोलता यार, अनबिलीवेबल है। वो असम्बली मेरे और आपके नुमाइंदों की है, भारत के नुमाइंदों की है। कौमी असम्बली जो इस्लामाबाद में है, उधर पाकिस्तान की मफाद के लिए कानून साजी होनी है, पाकिस्तान के लिए जहर उगलने के लिए नहीं है वो प्लेटफॉर्म। लेकिन अफसोस कोई नहीं बोलता, कोई खामोश है। बिलावल कहते हैं नहीं, कहते हैं ना माँ दी सोतन दीदी से ली। और भाई नकीबुल्लाह का क्यों मर्डर हुआ है हकायक बताएं। लेकिन बदकिस्मती है हमारे पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिशियन नहीं, अपने ज़ात मफाद के मुल्की मफाद को भी दरगुजर कर देते हैं। यार ये बदकिस्मत है लोग। फिज़ाई आज़ादी जैसी नेमत का नहीं पता, इन्हें आम आदमियों की जिंदगी गुजारनी पड़े, इन्हें भेज दे उधर PTM ये वजीर के बाद वो इन्हीं की सारी इमदाद छिलेगा। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी असम्बली तो मेरे लिए कानून साजी के लिए थी, मेरे मुल्क के खिलाफ आग उगलने के लिए उसको इजाजत दे रहे जी। आप उनकी रुकनीत खत्म क्यों कर रहे भाई? पाकिस्तान का आइन है, आप पाकिस्तान की फौज पर इजाजत तनकीद नहीं कर सकते। आप खिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं कोई भी जा सकता। मुझे अपने जर्नलिज्म से बहुत ज्यादा अपना मुल्क अजीज है।
लेकिन मुझे बताए वहां बैठे दोनों ब्रिगेडियर साहिबान के आर्मी एक्ट में नहीं है कि जो आर्मी के खिलाफ बोलता है उसको कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आप हर जगह आप कंप्रोमाइज करने पड़े, इसी दहशत आपने पाला, अब ये पाल रहे हैं। याद रखें, ये जिस तरीके से नई जनरेशन यूथ की स्लो यूनिवर्सिटी में की जा रही है, फौज के खिलाफ लोगों को तैयार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी तूफान का पेशे खामा है। ठीक है जी, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ठीक है जी, आपका भी वो जो टेक्निकल एक एरर आ रहा था, टीम ने उसको सही करने की कोशिश की। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, सवाल वही है, आपका जवाब। जो बिलावल है, अब ये कहाँ से आया है, किस तरीक़ाकार से आया है, तो क्या डायरेक्शंस हैं, उन्हीं डायरेक्शन से बात कर रहे हैं। मैं उन चीज़ की तरफ इशारा इसलिए नहीं करना चाहता कि जी एक पार्टी है, उसको खुद समझना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की सालियत के खिलाफ बात करने वाले लोग जो उनको इतना लेवरेज देना है कि आप उनको पैट्रोनेज दें, लेकिन करें क्या, यहाँ पे हो क्या। मुजीबुर रहमान के खिलाफ जो था अगरतला साजिश केस प्रूव हो गया था और उसको सजा होने वाली थी, जब यही सियासी पार्टियां थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, बाकी पार्टियां थी जिन्होंने जोर दे के उसको मुजीबुर रहमान को जेल से निकलवाया था और नेगोशिएशन करने के लिए लेके आए थे। रिजल्ट क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान से निकलवाया था और नेगोशिएशन करने के लिए लेके आए थे। रिजल्ट क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरी, आज आप देखिए कि हमारे वो सफा के प्लेटफॉर्म पे एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जाके कहते हैं कि जी हमारे दरमियान एक बाउंड्री है, वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। तो आज उन प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि वो तो गाय का डंक खा रहे हैं और गाय का पेशाब पी रहे हैं, तो अब आपका क्या ख्याल है। तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप का एरेटिक विजन है, उसने तमाम चीज़ों को जन्म दिया जिसमें फिर मोहसिन दावड़ और अली वजीर जैसे लोग पैदा होते हैं। ठीक है जी। और चूँकि आप उनके खिलाफ एक्शन जो है टाइम के ऊपर नहीं करते, तो उसमें फिर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मल्टीप्लाई होती है। मैं दोबारा कहूंगी, बड़ा अलार्मिंग है ये। अगर एक्शन नहीं लिया गया, बर वक्त कहीं की गई, तो फिर ये मल्टीप्लाई होगा। इनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, और बच्चों तक हम बाद में जाएंगे ना, नस्लों तक बाद में जाएंगे। अभी बहुत से लोग हैं जिनको ये अपने साथ शामिल करते चले जा रहे हैं। प्लीज़, ये बहुत राइट टाइम है, इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए। कौम चाहती है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ब्रेक के बाद आते हैं और बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मारूफ तजियाकार आरिफ उम्मीद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है। बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। भट्टी साहब, आपकी तरफ पहले आऊँगी। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, मेरा सवाल शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं वकील नहीं हूँ, सफ़ीर हूँ। किसी हद तक उन्होंने साबित भी किया खुद को कि हाँ, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा, वाकई मुकदमा पेश किया, प्रेजेंट किया, उसको लड़ने की कोशिश की। और बाकायदा तमाम लोग, आप देख रहे हैं कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा था कि इमरान खान साहब की आवाज़ सुनी गई। एटलीस्ट लोगों को पता चला कि कश्मीर में जुल्म क्या हो रहा है। किसी ने बताने की कोशिश की, झिंझोड़ा लोगों के सोए हुए ज़मीरों को। लेकिन काबीना के क्रेडिट में क्या आता है भट्टी साहब? ये तो वही बात होगी कि इमरान खान साहब की तो अपनी एक बहुत फॉलोइंग है, तो इमरान खान साहब अपनी पर्सनालिटी को जब कैश करवाते हैं और बड़े सच्ची नियत से बात करते हैं, तो क्रेडिट काबीना भी ले जाती है। इसमें काबीना को क्या क्रेडिट? ये तो इमरान खान साहब की शख्सियत थी, लोग उनको सुनते हैं, बहुत से लोग उनकी मतलब कैरिज्मा से भरपूर शख्सियत को देखने के लिए बैठ जाते हैं। काबीना को क्रेडिट दे के लुटेरों के लिए कानून साजी करती है, वो नैब कार्रवाई करती है तो उनके खिलाफ कानून साजी कर दी है। काबीना को क्रेडिट दे कि वो मोहसिन दावड़ और अहमद वजीर को बुला के तकरीरें करती है, आपकी कानून साजी नहीं करती। मकबूजा कश्मीर, मैंने बचपन से सुना है कश्मीर बनेगा, कश्मीर में मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने अच्छा केस पेश किया है, लेकिन मकबूजा कश्मीर हकीकी आज़ादी के लिए बहुत कुछ करना होगा। इसकी स्ट्रेटेजी हमारी हुकूमत बनाए, इस तरह नहीं होगा। अच्छा केस लड़े हैं, लेकिन इसको मजीद लड़ना होगा। याद ले, वरना मोदी किसी दिन आके आज़ाद कश्मीर की तरफ भी मैली आंख से देख सकता है। वो एक जुनूनी पागल आदमी है, हिटलर है, वो उसका ज़हनी तंत्र ठीक नहीं है, वो बाबा हो चुका है। वो पाकिस्तान नहीं, खुद भारत के लिए खतरा है। लेकिन फिलहाल हमारे मुसलमानों के जो वो सलूक कर रहा है, वो तकलीफ दे भी नहीं, बल्कि
नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। बिल्कुल अजियतनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपका मैं इस पे मौक़िफ़ चाहूँगी कि अब पाकिस्तान को मजीद क्या करना होगा। अब वाकई क्या भारत में भी जो अंदर हो रहा है, भारत के अंदर जो हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में तो काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो अब क्या पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका नहीं है कि हम इसको कैश करवाना चाहें कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा आलमी सतह पर बेनकाब करें? कुछ तो वो खुद ही बेनकाब हो रहा है, कुछ अब हमें करना चाहिए। फिजा हमें इस वक्त जो कुछ हो रहा है और 220 दिन 230 दिन के लॉकडाउन के मुस्तकबिल में देखने की ज़रूरत है। और अभी जो अपना रिसेंट लॉ जो आया है ना, जो मैंने बहुत अरसे से हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे थे कि जी वो कश्मीर में ज़मीन बेच रहे हैं 1 रुपए के हिसाब से। उससे पहले जब 2013 का इलेक्शन हुआ था ना, तो ये जब आप श्रीनगर हाईवे पे जाते हैं और वेल ऑफ कश्मीर में किश्तवाड़, डाडा, अपना इस इलाके में अनूपना, अपना ये क्या कहते हैं शोपियाँ, और इसे वेल ऑफ कश्मीर का जो इलाका है जहाँ पे आज भी आपके 96% मुस्लिम है। टोटल आप कश्मीर में करेंगे तो 74% मुसलमानों की तादाद है। अब वो उसकी इस वक्त कोशिश ये है कि जम्मू में उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जम्मू में 59% के करीब हिंदू मौजूद हैं, 38% मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। उनको प्रॉब्लम है ये जिवेल ऑफ कश्मीर वैली, वहाँ उन्होंने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर तब्दील करने की प्लानिंग कर ली है। और मैंने कहा कि श्रीनगर हाईवे के साथ साथ पहले इलेक्शन में उसने कोई 3000 के करीब जो इंडियन गुंडे थे RSS के और BJP के, उनको ऑलरेडी बगैर किसी पैसे के ज़बरदस्ती ज़मीन खींच के वो आबाद कर चुका है। अभी उसकी कोशिश ये है कि वहाँ पे जो परसेंटेज है हिंदुओं को आबाद करके वो चेंज की जाए, और अगर वो चेंज कर लेता है तो फिर वो UNO कहेगा जी आके यहाँ पे प्लेबिसाइट करा दे। उस वक्त वो प्लेबिसाइट पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं। एक तो ये चीज़ें जहन में रखिए, इस चीज़ को जहन में रखने आपका आज ही। दूसरी बात, मैं चलते चलते एक बात करना चाहूँगा, हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। मेरा मतलब नहीं कि हम जंग की तरफ जाएं या न्यूक्लियर एसिड, लेकिन अगर आपको याद है ना, तो एक अपना बहुत पहले अमेरिका का और बरतानिया का, एक अमेरिका का और रशियन का एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे। अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आप पढ़े, जिसके ऊपर कुछ रशियन ने मिसाइल लगाए थे अमेरिका, तो अभी आपको कोई आपका मिलिट्री पोस्चर भी मुझे लगता है डिप्लोमेटिक पोस्चर के अलावा चेंज करना होगा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ डिप्लोमेसी से कहते हैं कि या तो उनको राइट मिल जाएगा, अभी तो इंडिया के अंदर अमित मसोलिनी और हिटलर मूजी जो है ये हिंदुओं को डिनाई करने लगे हैं। मतलब हिंदुओं की जो आवाज़ है, नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो कन्या कपूर है, एक बहुत बड़ा उनका जामिया मिलिया का कोई लीडर है, उसकी आप डिबेट सुन ले BJP के गमाश्तों के साथ, तो अब तो ये उनको डिमोनाइज करने लगे कि जी तुम भी पाकिस्तान के। तो इन्होंने वो चेंज नहीं करना, कश्मीर के अंदर से कर्फ्यू से उस तक नहीं उठाना जिस वक्त ये 1 रुपए के ऊपर ज़मीन बेचना और 2-3 और वो मैयत ले लें, वो नहीं कर रहे। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी इस मुस्तकबिल को सामने रख के जहन में बनानी होगी, और शायद आपको अपना मिलिट्री पोस्चर भी चेंज करना पड़े और दुनिया को मजबूर करना पड़े कि वो आपकी तरफ देखे और इस खित्ते की तरफ देखे और जाके जो है वो कश्मीर का मसला हल कराए। वरना अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिकन बिक गए हैं और उन्होंने जिस तरह एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी तो अफगानिस्तान का अमन भी खतरे में पड़ा हुआ है। अगर खत्ते का अमन अमेरिकन की मर्जी के खिलाफ अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से ना निकली, जिनकी इस वक्त जो चांसेस हैं वो डामाडोल होते नजर आ रहे हैं, तो फिर आपको कश्मीर के मसले के हल की तरफ कोई दुनिया तवज्जो नहीं देगी। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस, आपका लास्ट कमेंट, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाए। देखिए, बेसिकली बात यह कि आप जब तक आप डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में नहीं जाएंगे, खाली टीम कैप्टन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बाकी 10 प्लेयर ठीक नहीं है तो काम नहीं हो सकता। मैंने देख लिया कि फ़ॉरेन ऑफिस ने अभी तक ना आपके फॉरेन मिनिस्टर भी बाहर गए हैं, एक आध विज़िट होती है, ना पेरिस में गए हैं, ना जर्मनी गए हैं, ना वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को मिले हैं जो कि ओपिनियन मेकर हैं, जिन्होंने डिसाइड करना होता है। इन चीज़ों को आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि हम कहाँ कमज़ोरियाँ दिखा रहे हैं। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप पोस्टिंग चेंज नहीं करेंगे, आप इन ट्रूप्स को शिफ्टिंग नहीं करेंगे, उनको ये पता चले कि पाकिस्तान मीन बिजनेस और ये ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है, इस खित्ते में आग लगने के साथ साथ पूरी दुनिया में लगेगी, लोग आपकी तरफ अटेंशन नहीं लेकर आएंगे। ठीक है जी। आरिफ अहमद भट्टी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बरखान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।